हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आईटेल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 12 में क्या है, वन हमारी जीवन रेखा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। और आपको परीक्षा की तैयारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही करना है। चलिए देखते हैं अध्याय 12 वन हमारे जीवन रेखा पाठ की पूर्व की तैयारी। निम्न चित्र, यहाँ पे आपको जो चित्र दिया है, चित्र को पूर्ण करना है। और चित्र किस प्रकार का वृक्ष है उस पर अपने विचार लिखो। आपके विचार यहाँ लिखो। तो देखिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस चित्र को पूर्ण करेंगे और अपने विचार यहाँ पे लिख देंगे। ये विचार क्या है, यह एक शंकु रूपी वृक्ष है जो बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी पत्तियाँ नोकदार हम नोकदार लिख देंगे। नोकदार हुआ तो ये क्या है, नोकदार होती हैं। तो इस प्रकार अपने विचार लिख देंगे। इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, निम्न शब्दों को रेखा चित्र में उचित स्थान पर लिखो। क्या कह रहा है, निम्न शब्दों को रेखा चित्र में उचित स्थान पर लिखो। तो देखिए कौन कौन से वृक्ष है, गोंद है, कत्था, लकड़ी की मूर्ति, शहद, लाख आदि। तो देखिए यहाँ पहले लाख लिख दी, फिर ये वृक्ष हो गया। वृक्ष से क्या क्या बनती है, लाख, गोंद, कत्था, लकड़ी की मूर्ति, शहद। ये किससे बनते हैं, सब वृक्ष से बनते हैं। अपने साथी या शिक्षक से चर्चा करो। वन हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, वन के जीव या जंतु एवं पेड़ या पौधे किस प्रकार से हमारे काम आते हैं। आज आपने किस किस वस्तु का प्रयोग किया जो वन से प्राप्त होती हैं, यहाँ लिखो। तो देखिए, हमने जो आज जिन वस्तुओं का उपयोग किए हैं जो वन से प्राप्त होती हैं, वो है रबर, टेबल, कुर्सी, कागज, शहद, टेबल आदि। तो इस प्रकार से आप इसे पूर्ण कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। ये विकल्प दिए जैसे ठोस 71%, भौमजल, अपर्दन, वाष्पोत्सर्जन। इन विकल्पों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे पहला रिक्त स्थान क्या दिया है, पृथ्वी की सतह का लगभग खालिस्तान प्रतिशत भाग जल से घिरा है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 71% भाग जल से घिरा है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से घिरा है। फिर नंबर 2 क्या कह रहा है, पृथ्वी के ध्रुवों ग्लेशियरों में जल खालिस्तान अवस्था पाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भूमि की सतह से नीचे संचित जल को भौम जल कहते हैं। क्या खालिस्तान में क्या आ जाएगा आपका, भौम जल। फिर चौथा नंबर का प्रश्न, वन मृदा को खालिस्तान से बचाते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा अपर्दन। फिर अगला प्रश्न है, भूमिगत जल खालिस्तान की क्रिया द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। तो आपका उत्तर आ जाएगा वाष्पोत्सर्जन। भूमिगत जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। इस प्रकार आपके यहाँ पे रिक्त स्थान 5 दिए थे, वह पांचों रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको बता दिए है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखो। प्रश्न नंबर 1, वनो उन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि वनो उन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम क्या है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि तथा वर्षा में कमी। वन उन्मूलन से क्या दुष्परिणाम होंगे, तो आपका आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, वनों को हरे फेफड़े कहते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, ये ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव वन उन्मूलन के कारण नहीं होता। ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा प्रभाव वन उन्मूलन द्वारा के कारण नहीं होता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली घर के बगीचे में गिरने वाली पत्तियों का निपटान करना चाहती है, उसके लिए कौन सा तरीका सही है। तो उसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बना लें। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को कहते हैं। भौम जल, कुएं का जल, वर्षा का जल, कथन बी एवं सी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, भौम जल। इस प्रकार आपके यहाँ पे सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 1, हमारे दैनिक जीवन में जल के उपयोग लिखिए। तो देखिए, हमारे दैनिक जीवन में जल के उपयोग खाना बनाने में, कपड़े धोने में, नहाने में, सिंचाई आदि में किया जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखिए, वनों में प्राप्त होने वाली वनोपज के नाम लिखिए। वनों में प्राप्त होने वाली वनोपज के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, वनों में प्राप्त होने वाली वनोपज के नाम शहद, गोंद, लाख, दवाइयाँ, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी आदि। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, समझाइए कि वनों में कुछ भी नष्ट नहीं होता। क्या कह रहा है, समझाइए कि वनों में कुछ भी नष्ट नहीं होता है।
उत्तर देखिए, वन एक सजीव व गतिज इकाई है। वन क्या है? एक सजीव व गतिज इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक घटक अपने स्तर पर कार्य करके इस तंत्र को गतिमान बनाए रखता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वन बाढ़ को कैसे रोकते हैं? उत्तर देखिए, वनों के पेड़ पौधे जल की काफ़ी मात्रा में अवशोषित करते हैं। वनों के पेड़ पौधे जल को काफ़ी मात्रा में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, जिसके कारण वर्षा जल से बाढ़ की रोकथाम हो जाती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। कैसे स्पष्ट करो कि वन जल शोधक की तरह कार्य करते हैं? तो देखिए, वन जल शोधक के रूप में कार्य करते हैं। जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा वर्षा कराने में सहायक होते हैं। जड़ें जल का अवशोषण व पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं। इस प्रकार वन जल शोधक की सतह जल शोधक की तरह कार्य करते हैं। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। वनों में पाए जाने वाले पादपों के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, वनों में पाए जाने वाले पादपों के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1, शीशम, नीम, सेमल, पलाश, अंजीर, खेर, बांस, साल, कावला आदि। ये क्या है? वनों में पाए जाने वाले पादपों के नाम हो गए। आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद की सूची बनाइए। तो देखिए, वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद कौन कौन से हैं? वनों से प्राप्त उत्पाद है गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधि पादप आदि वनों से प्राप्त उत्पाद हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। ह्यूमस किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, सूक्ष्म जीव मृत पादपों एवं मृत जीवों के ऊतकों को भोजन के रूप में खाकर गहरे रंग के भुरभुरे पदार्थ में बदल देते हैं, जो मृदा के लिए पोषण देने का कार्य करते हैं, जिन्हें ह्यूमस कहलाते हैं, या जो ह्यूमस कहलाते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आवश्यक आवास प्रदान करते हैं? प्रश्न क्या है? वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आवास प्रदान करते हैं? उत्तर देखिए, वन अनेक प्रकार के जंतुओं और पादपों को उनके जीवन अनुकूल परिस्थिति प्रदान करते हैं, ताकि वे वहां स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकें। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कैसा प्रश्न है? ये लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर देखिए, प्रकृति से विभिन्न जीव भोजन के लिए परस्पर निर्भर रहते हैं। प्रकृति से विभिन्न जीव क्या होते हैं? भोजन के लिए परस्पर निर्भर रहते हैं। भोजन की निर्भरता में जीव एक श्रृंखला बनाते हैं, इन्हें खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे घास, घास को कौन खाता है? कीट, कीट को मेंढक, मेंढक को सर्प और सर्प को गरुड़। इस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला आपको बना के यहाँ पे बता दिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। वनों को हरे भरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए, वन हमारे फेफड़ों के समान कार्य करते हैं। वन क्या करते हैं? हमारे फेफड़ों के समान कार्य करते हैं। यह वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे भरे फेफड़े कहा जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीव और जीवन क्षमता से भरपूर है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, वन में जीवन निरंतर चलते रहता है। इसमें सूक्ष्म जीव से लेकर विशालकाय पादप व जंतु रहते हैं, जो विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? वितान यानी कैनोपी से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचे ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, जिन्हें वितान कहते हैं। क्या है प्रश्न? वितान से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर क्या बताएंगे? ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, जिन्हें वितान कहते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? पहली जानना चाहती है कि यदि वन लुप्त हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए, यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो निम्न होगा। नंबर 1, यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। नंबर 2, पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। नंबर 3, पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ आएगी। नंबर 4, वन अपरोपण हमारे जीवन और वातावरण के लिए घातक है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या कह रहा है? वन में पादप, मृदा और अपघटकों का संबंध
अब घटकों का परस्पर संबंध चित्र द्वारा समझाइए। देखिए वन में पादप, मैदा और घटकों का परस्पर संबंध चित्र क्या है। तो ये चित्र बना दिया आपने। ये क्या होगा, ये पोषक होगा, ये अपघटक होगा, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये मैदा और जल। तो ये इस प्रकार से आप चित्र बना के बता देंगे और उसको समझाएंगे कैसे। वन की मैदा में पादप उगते हैं। देखिए जो वन की मैदा होती है उसमें क्या उगते हैं, पादप उगते हैं। मैदा जीवन से भरपूर है, इसमें पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में बदलकर वापस मैदा में मिलाते हैं तथा मैदा से यह पोषक तत्व पौधों में अवशोषित कर लिए जाते हैं। पौधों की मृत्यु या अन्य कारणों से ये मैदा में अपघटकों द्वारा मिला दिए जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट नंबर 1 स्टार्ट होगा। प्रोजेक्ट नंबर 1 क्या कह रहा है, विज्ञान विषय शिक्षक की सहायता से वनों के संरक्षण के लिए आपके द्वारा क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो देखिए उत्तर उपाय क्या है इसके। नंबर 1 वृक्षारोपण, नंबर 2 जंगलों को आग से बचाना, नंबर 3 लोगों को वनों का महत्व समझाना, नंबर 4 शासन के वन संरक्षण अधिनियमों को जन जन तक पहुंचाना। ये क्या होगा, इसके उपाय हो गए। फिर इसका 2 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, वनों के उन्मूलन से आप क्या समझते हो। वन संरक्षण को दर्शाते हुए एक पोस्टर का निर्माण कीजिए। वनों को काटना या नष्ट करना वन उन्मूलन कहलाता है और इस प्रकार से आप वनों से संबंधित एक पोस्टर का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे क्या दिया है, प्रोजेक्ट 2 है। प्रोजेक्ट 2 में क्या दिया है, अपने अध्यापक या अभिभावक के साथ अपने आसपास किसी वन या उद्यान में जाइए तथा आपने जो देखा उसका वर्णन कीजिए। तो देखिए हम जो स्थान में गए वह स्थान क्या था, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या देखा हमने वहाँ पे, नीलगाय, भालू, लोमड़ी, सांभर आदि जानवर, सागौन, नीम, बाँस, शीशम, पीपल, बबूल आदि वृक्ष देखे। क्या सभी वृक्ष समान आकार के थे। तो उत्तर में आ जाएगा नहीं, सभी वृक्षों की ऊंचाई व लंबाई अलग अलग थी, वह वृक्ष भी अलग अलग प्रकार के थे। इस प्रकार से प्रोजेक्ट 2 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है और प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 के साथ ही जो आपका अध्याय 12 था, अध्याय 12 के जो प्रश्नों के उत्तर थे वह कंप्लीट होते हैं। यदि बच्चों आपको हमने जो अध्याय 12 के प्रश्नों के उत्तर बताए ये अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।